कभी सोचा है कि भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो अकेले ही आधी आबादी का पेट भरता है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान की। ये सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं है, बल्कि देश की धड़कन है। वो जगह जो भारत की खेती, सभ्यता और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये सवाल वाकई में हैरान करने वाला है ना? कि आखिर कैसे एक समतल जमीन का टुकड़ा दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक की लाइफलाइन बन सकता है? इसका जवाब इसकी बनावट और लाखों साल पुराने इतिहास में छिपा है। तो जवाब की शुरुआत होती है इसके जबरदस्त आकार से। ये मैदान लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंदाजा लगाइए, ये साइज में फ्रांस और जर्मनी को मिला दें तो उससे भी बड़ा है। और हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदानों में से एक है। तो चलिए इस मैदान के जन्म की कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी जियोलॉजिकल घटना से जुड़ी है और इसकी शुरुआत होती है पहाड़ों से। जरा कल्पना कीजिए, आज से लाखों साल पहले एक धीमी लेकिन बहुत जबरदस्त टक्कर हुई। भारतीय प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को धक्का दिया और इस टकराव से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का। लेकिन इस विशाल उभार के ठीक दक्षिण में जमीन नीचे धंस गई और एक बहुत बहुत गहरी खाई या गर्त बन गया। और यहीं से इस कहानी के असली हीरो यानी नदियों की एंट्री होती है। हिमालय की गोद से जन्मी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी अनगिनत सहायक नदियों ने इस विशाल खाई को भरने का जिम्मा उठाया। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। सोचिए, लाखों लाखों साल तक ये नदियां बिना रुके अपने साथ लाई मिट्टी, गाद और कंकड़ पत्थर इस खाई में जमा करती रहीं। परत दर परत जमते जमते ये खाई 6000 मीटर की अविश्वसनीय गहराई तक भर गई और इस तरह बना दुनिया का सबसे उपजाऊ जलोढ़ मैदान। तो अब जब हम जानते हैं कि ये बना कैसे, तो आइए देखते हैं कि ये भारत के नक्शे पर कहाँ और कितना फैला हुआ है। ये सच में एक महाकाव्य जैसा विस्तार है। चलिए इसकी विशालता को थोड़ा आंकड़ों में समझते हैं। जैसा कि आप इस नक्शे पर देख सकते हैं, पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक इसकी लंबाई है पूरे 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई भी बदलती रहती है और सबसे जरूरी है इसकी हल्की सी ढलान, जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। यही ढलान तय करती है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी महान नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर ही क्यों बहती हैं। अच्छा, ये मैदान ऊपर से भले ही सपाट दिखता हो, लेकिन इसकी एक बहुत जटिल बनावट है। जैसे किसी केक में कई परतें होती हैं। चलिए हिमालय से नीचे उतरते हुए इसकी परतों को एक एक करके समझते हैं। चलिए हिमालय की तलहटी से एक सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भाबर से गुजरते हैं, जहां नदियां पहाड़ों से उतरते ही भारी कंकड़ पत्थर जमा कर देती हैं और जमीन के नीचे गायब हो जाती हैं। थोड़ा आगे ये नदियां तराई के दलदली इलाके में फिर से सतह पर आ जाती हैं। इसके बाद हम पुराने मैदान बांगर में पहुंचते हैं और आखिरी में नदियों के ठीक किनारे पर हमें मिलता है नया और सबसे उपजाऊ इलाका खादर। इस खास भौगोलिक बनावट का सबसे बड़ा नतीजा है यहाँ की बेजोड़ खेती। यही वजह है कि इस क्षेत्र को भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है और इसका सारा रहस्य यहाँ की मिट्टी में छिपा है। इस स्लाइड पर एक बहुत जरूरी फर्क दिखाया गया है जो इस पूरे इलाके की कहानी कहता है। बांगर पुरानी मिट्टी है जो कम उपजाऊ है, लेकिन खादर वो जादुई मिट्टी है जिसे नदियां हर साल बाढ़ के साथ लाकर एक नई ताज़ा परत के रूप में बिछाती हैं। इसी सालाना नवीनीकरण की वजह से खादर मिट्टी असाधारण रूप से उपजाऊ है और यही भारत को खिलाती है। और इस उपजाऊपन का नतीजा ये आंकड़ा देखिए, ये सचमुच स्टुपेंडस है। भारत का लगभग 70% कृषि उत्पादन, जी हां 70%, सिर्फ इसी एक मैदानी क्षेत्र से आता है। ये एक आंकड़ा ही इस मैदान के राष्ट्रीय महत्व को बताने के लिए काफी है। अब आखिरी हिस्से में हम इस उपजाऊ भूमि के इंसानी प्रभाव को देखेंगे। ये एक ऐसा वरदान है जिसके साथ कुछ अभिशाप भी जुड़े हैं। ये सभ्यता का पालना तो है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। ये बात बिल्कुल सटीक है। जब हम भारत की सभ्यता की जड़ों को खोजते हैं तो सारे रास्ते गंगा घाटी की ओर ही जाते हैं, जो इसी विशाल मैदान का धड़कता हुआ दिल है। तो यहाँ इतनी घनी आबादी क्यों बसी है? क्योंकि हजारों सालों से यहाँ जीवन के लिए सब कुछ था। उपजाऊ भूमि और भरपूर पानी। सिंधु घाटी से लेकर गंगा घाटी तक हमारी महानतम सभ्यताओं ने यहीं जन्म लिया और फली फूली।
और क्योंकि ये जमीन समतल है, इसलिए सड़कें और रेलवे लाइनें बिछाना आसान हो गया, जिसने इस क्षेत्र को और भी जोड़ दिया। तो यहाँ इस क्षेत्र का विरोधाभास साफ दिखता है। एक तरफ ये नदियां हैं जो जीवन देती हैं, और दूसरी तरफ यही नदियां हैं जो विनाशकारी बाढ़ भी लाती हैं। जो उपजाऊ मिट्टी वरदान है, उसी का कटाव आज एक बड़ी समस्या बन गया है। ये सचमुच एक दोधारी तलवार है। और अंत में हम इस बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। ये मैदान जिसने हजारों सालों से भारत का पोषण किया है, क्या वो जलवायु परिवर्तन की नई और बढ़ती चुनौतियों का सामना कर पाएगा? इसका जवाब भविष्य में नहीं, बल्कि हमारे आज के कामों और नीतियों पर निर्भर करेगा। सोचने के लिए एक जरूरी बात। तो चलिए भारत के तटीय मैदानों को समझते हैं। ये सिर्फ खूबसूरत समुद्र तट नहीं है, बल्कि हमारे देश की ज्योग्राफी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इस सेशन में हम इन्हीं के बारे में सब कुछ जानेंगे, एकदम आसान भाषा में। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम भारत के तटों का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर पश्चिमी और पूर्वी मैदानों की सैर करेंगे, दोनों में क्या फर्क है ये जानेंगे, समझेंगे कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और आखिर में एक फटाफट रिवीजन गाइड भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये तटीय मैदान है क्या चीज, और ये बने कैसे? बहुत सिंपल है। देखिए, ये समतल नीची जमीन होती है जो पहाड़ों और समुद्र के बीच में होती है। इनको बनाया किसने? नदियों और समुद्र ने मिलकर। नदियां पहाड़ों से मिट्टी लाती हैं और समुद्र अपनी लहरों से रेत जमा करता है। बस इसी जमाओं से ये उपजाऊ मैदान तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अपनी वर्चुअल जर्नी शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं पश्चिमी तट पर, गुजरात से लेकर एकदम नीचे कन्याकुमारी तक। देखते हैं यहाँ क्या खास है। पश्चिमी तट के बारे में जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि ये एक सबमर्ज्ड यानी जलमग्न तट है। मतलब जमीन का कुछ हिस्सा समंदर के नीचे धंस गया, और इसी वजह से ये तट काफी संकरा, मतलब नैरो और थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। चौड़ाई 50 किलोमीटर से भी कम है। बारिश बहुत ज्यादा होती है, करीब 200 सेंटीमीटर। यहाँ की नदियाँ छोटी और तेज होती हैं, जो डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरीज बनाती हैं। और हाँ, इसी वजह से यहाँ बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स यानी प्राकृतिक बंदरगाह हैं। नारियल, मसाले, काजू और चावल यहाँ की मुख्य फसलें हैं, और गुजरात वाले हिस्से में तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी मिलती है। एक बात और, ज्यादा बारिश के कारण यहाँ मिट्टी का कटाव भी एक समस्या है। अगर हम इस पूरे पश्चिमी तट को उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर है कच्छ का रण, जो एक सॉल्ट मार्श है। उसके नीचे है गुजरात का मैदान, जहां की जलोढ़ मिट्टी कपास के लिए बेस्ट है। फिर आता है कोंकण तट, जो काफी संकरा है, और यहीं पर मुंबई पोर्ट है। और सबसे आखिर में है मालाबार तट, जो अपने लगून्स और बैकवाटर्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अच्छा, तो पश्चिम की यात्रा हो गई। अब चलते हैं भारत के दूसरी तरफ, पूर्वी मैदानों की ओर। देखते हैं कि वहां का नजारा कितना अलग है। ये पश्चिमी तट का ठीक उल्टा है। ये एक इमर्जेंट यानी उभरा हुआ तट है। ऐसा समझिए जैसे जमीन समंदर से बाहर निकल आई हो, और इसी वजह से ये काफी चौड़ा और समतल है। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। चौड़ाई देखिए, 100 से 150 किलोमीटर तक। बारिश पश्चिम के मुकाबले कम है, करीब 100 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बड़ी बड़ी नदियां हैं जो बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, इसलिए यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह कम है। और फसल, इसे तो भारत का चावल का कटोरा ही कहते हैं। मोनोजाइट जैसे खनिज भी यहाँ मिलते हैं। और हाँ, एक एग्जाम टिप, यहाँ चक्रवाती तूफानों का खतरा हमेशा बना रहता है। मोटे तौर पर पूर्वी मैदान को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। जो उत्तरी हिस्सा है, जहां बड़े बड़े डेल्टा हैं, उसे कहते हैं नॉर्दर्न सरकार्स, और जो दक्षिणी हिस्सा है, भारत के सिरे तक, उसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो हमने पश्चिम भी देख लिया और पूर्व भी। अब वक्त है दोनों को आमने सामने रख के कंपेयर करने का। देखते हैं कौन किस मामले में आगे है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो इन दोनों तटीय मैदानों को एक दूसरे से इतना अलग बनाती है। ये टेबल सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। देखिए, जियोलॉजी, पश्चिम में सबमर्ज्ड, पूर्व में इमर्जेंट। चौड़ाई, पश्चिम में संकरी, पूर्व में चौड़ी। नदियां, पश्चिम में एस्चुरीज बनाती हैं, पूर्व में डेल्टा। बंदरगाह, पश्चिम में ज्यादातर नेचुरल, पूर्व में कम। और बारिश, पश्चिम में ज्यादा, पूर्व में कम। एकदम क्रिस्टल क्लियर।
ठीक है, ज्योग्राफी तो समझ ली, पर अब असली सवाल, ये मैदान हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? इनकी इकोनॉमिक और ह्यूमन सिग्निफिकेंस क्या है? ये मैदान असल में भारत की लाइफलाइन है। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत लोग रहते हैं। एग्रीकल्चरल आउटपुट यानी खेती की पैदावार ज़बरदस्त है, और ट्रेड एंड कॉमर्स के तो ये हब हैं ही। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इनका योगदान बहुत डाइवर्सिफाइड है। खेती तो है ही, खासकर चावल और मसाले। फिशिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा जरिया है। बंदरगाहों से होने वाला व्यापार, यहाँ मिलने वाले खनिज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब मिलकर एक मजबूत इकोनॉमिक इंजन बनाते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे पक्का करने का समय आ गया है। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ये फ्लो चार्ट देखिए, सब कुछ एक जगह पर है। सबसे ऊपर भारत के तटीय मैदान, ये 2 हिस्सों में बटे हैं, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी के 4 हिस्से, कच्छ, गुजरात, कोंकण, मालाबार, और पूर्वी के 2 हिस्से, नॉर्दर्न सिरकार्स और कोरोमांडल। एकदम सिंपल क्लासिफिकेशन। ये बात कितनी सही है? तट वो जगह है जहां जमीन समुद्र के साथ अपनी अंतहीन लड़ाई लड़ती है। इसका मतलब यही है कि ये तट कभी भी एक जैसे नहीं रहते। समुद्र और नदियां मिलकर इन्हें लगातार बदलते रहते हैं। और आखिर में एक सवाल सोचते हुए इस सेशन को खत्म करते हैं। वो कौन सा एक सिंगल जियोलॉजिकल फैक्टर है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच इतने सारे अंतरों की असली जड़ है? सोचिएगा जरूर। आज हम एक ऐसे कमाल के ब्लूप्रिंट की बात करने वाले हैं, एक ऐसा तरीका जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को समझने का नजरिया ही बदल देगा। तो चलिए साथ मिलकर बनाते हैं एक अल्टीमेट स्टडी गाइड। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जानकारी का एक पूरा पहाड़ है और हम बस उसके नीचे दबे जा रहे हैं? यहाँ वहाँ बिखरे हुए नोट्स, इतनी सारी किताबें और ऊपर से सब कुछ याद रखने का प्रेशर। हाँ, ये कहानी हम सबकी है ना? तो इसका हल क्या है? और ज्यादा नोट्स बनाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हल है एक बेहतर सिस्टम, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इस सारी जानकारी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करे और हाँ, सीखने को मजेदार भी बना दे। तो ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले बात करेंगे इंफॉर्मेशन ओवरलोड की प्रॉब्लम की, फिर देखेंगे कि मास्टरी का ब्लूप्रिंट क्या है, और आखिर में ये सब कैसे एक कमाल के स्टडी टूल में बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टरी के इस ब्लूप्रिंट के साथ। देखिए, ये जो 25 पेज का फ्रेमवर्क है ना, ये सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसे आप किसी भी टॉपिक को परत दर परत खोलने के लिए एक पावरफुल टूलकिट समझिए। हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को 3 बहुत ही आसान फेज में तोड़कर समझेंगे। फेज 1 हम बुनियाद बनाएंगे। फेज 2 कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करेंगे, मतलब उनकी एक तस्वीर बनाएंगे। और फेज 3 सब कुछ एक साथ लाकर उसे दिमाग में पक्का कर लेंगे। और हाँ, इस पूरे सफर में हमारा साथी होगा थार रेगिस्तान का एग्जाम्पल। तो आते हैं पहले कदम पर, नींव रखना। मतलब हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक बातों से, जो सबसे जरूरी फैक्ट्स और डेफिनेशंस हैं उनसे। मिसाल के तौर पर हमारे स्टडी गाइड का ये डेफिनेशन पेज, यहाँ सबसे पहले ये साफ किया गया है कि थार रेगिस्तान है क्या। तो ये अरावली रेंज के पश्चिम में एक बड़ा सूखा इलाका है जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट भी है, ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान माना जाता है। अच्छा, अब अगला जरूरी पेज है बैकग्राउंड का। ये हमें कहानी का कॉन्टेक्स्ट देता है। जियोलॉजिकली देखें तो थार असल में पेनिनसुलर प्लेटो का ही एक एक्सटेंशन है। पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि करोड़ों साल पहले मीजोजोइक एरा में ये पूरा इलाका समुद्र के नीचे था, और इसका सबूत वो जैसलमेर के पास मिले समुद्री सेडिमेंट से मिलता है। कमाल है ना? तो हमारी नींव अब तैयार है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे फेज पर और देखते हैं कि इन अलग अलग फैक्ट्स को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर कैसे बनाई जाती है। ये फेज ये पूरी तरह से विजुअलाइजेशन के बारे में है। सोचिए, फैक्ट्स तो बस अलग अलग डॉट्स जैसे होते हैं। असली समझ, असली जादू तो तब होता है जब विजुअल्स इन सारे डॉट्स को आपस में जोड़ते हैं और एक पूरी कहानी बना देते हैं। जैसे कि ये टाइमलाइन पेज, ये हमें घटनाओं को एक लाइन में देखने में मदद करता है। देखिए, मेसोजोइक एरा में समुद्र के नीचे होने से लेकर फिर कच्छ के रण जैसे इलाकों का जमीन से बाहर आना और आज की सूखी हालत तक पहुंचना, ये पूरी कहानी एक नज़र में साफ हो जाती है। अच्छा,
अब एक स्पेसिफिक टर्म पर आते हैं, बरखान। ये हवा से बने आधे चांद जैसे रेत के टीले होते हैं। जैसलमेर वाले इलाके में ये बहुत आम है। पर सवाल ये है कि आखिर ये बनते कैसे हैं? और इसका जवाब है इस डायग्राम एक्सप्लेनेशन पेज में। यही तो इस सिस्टम की खूबी है। ये देखिए, एक मुश्किल प्रोसेस को कितना आसान बना दिया है। स्टेप बाय स्टेप हम देख सकते हैं कि कैसे लगातार हवा चलती है, रेत एक जगह जमा होती है, फिर एक ढलान बनती है और कैसे ये पूरा टीला धीरे धीरे आगे खिसकता है। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर। कभी कभी सिर्फ एक नंबर पूरी कहानी बयां कर देता है। 15 से 25 सेंटीमीटर। ये है थार रेगिस्तान में होने वाली औसत सालाना बारिश। बस इतनी सी। अब समझ में आता है कि वहां का क्लाइमेट इतना सूखा क्यों है और क्यों वहां पेड़ पौधे इतने कम हैं। चलिए, अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे अहम फाइनल फेज पर, यानी जो कुछ सीखा है उसे दिमाग में हमेशा के लिए लॉक करना। इस फेज का एक ही मकसद है, जानकारी को इस तरह जमाना कि वो लंबे समय तक याद रहें। इसका एक जबरदस्त टूल है ये कंपैरिजन टेबल। जब दो चीजें मिलती जुलती लगती है ना, तो उनके बीच का फर्क समझने के लिए ये बेस्ट है। जैसे यहाँ देखिए, हमें पता है कि थार डेजर्ट पेनिनसुला प्लेटो का ही हिस्सा है, पर इस टेबल से साफ पता चलता है कि एक तरफ जहाँ हवा का असर है तो दूसरी तरफ नदियों का, और इसी से दोनों की जमीन कितनी अलग हो जाती है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? यही ना कि एक पूरा का पूरा टॉपिक बस एक नज़र में समझ आ जाए। और इसके लिए हमारे ब्लूप्रिंट में एक मास्टर टूल भी है। और ये रहा वो मास्टर टूल, माइंड मैप पेज। सच बताऊं तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। यही वो आहा मोमेंट है जब सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। एक अकेले पेज पर थार डेजर्ट की ज्योग्राफी, क्लाइमेट, उसकी खास बातें, जियोलॉजी, सब कुछ विजुअली कनेक्टेड है। सोचिए, रिवीजन के लिए इससे बेहतर और तेज तरीका क्या हो सकता है? तो आखिर में ये सब मिलकर बनता क्या है? ये सिर्फ कुछ नोट्स नहीं है। नहीं, ये एक लर्नर से मास्टर बनने तक का पूरा सफर है, एक सीधा रास्ता। तो इस ब्लूप्रिंट की असली पावर क्या है? पहली बात, ये रटने को खत्म करता है। दूसरी, विजुअलाइज करने से आप सच में समझते हैं। तीसरी, सब कुछ सिंथेसाइज करने से जानकारी हमेशा के लिए याद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे आप किसी भी टॉपिक पर बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिस्टम के साथ हम सिर्फ जानकारी पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उस पर एक्टिवली महारत हासिल करते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि कैसे पढ़ेंगे, सवाल ये है कि आप अगला कौन सा टॉपिक मास्टर करने वाले हैं।